हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग एग्जाम वे टू सक्सेस। माई सेल्फ कोमल। एज यू नो, हम आपके साथ लाए हैं समसामयिक घटना चक्र की सीरीज़, और इस सीरीज़ में हम पॉलिटी को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। आपको पता है कि अभी तक इस पॉलिटी की सीरीज़ में हमने पॉलिटी के 21 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, और आज हम एक न्यू चैप्टर नंबर 22 स्टार्ट करेंगे, जो है आपका संसदीय समितियाँ। संसदीय समितियों के बारे में आपको पता है कि जो पार्लियामेंट होती है वह अपने कार्यों को करने के लिए कई टाइप की समितियां बनाई जाती है, जिन्हें आप संसदीय समितियां कहते हैं। और संसदीय समितियां दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट स्थायी समिति होती है, और सेकंड तदर्थ समिति। फर्स्ट परमानेंट समिति, और थर्ड एडहॉक समिति। परमानेंट समितियां वो होती हैं जो हर साल बनाई जाती हैं, और यह टाइम टू टाइम उन्हें बनाना पड़ता है, वो परमानेंट होती हैं, वो निरंतर चलती रहती हैं। लेकिन एडहॉक समितियां उस टाइप की होती हैं जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती हैं, और वो पर्पस कंप्लीट होने के बाद उन समितियों को ख़त्म कर दिया जाता है। तो जो ये समितियां होती हैं, ये दोनों सदनों के द्वारा नियुक्त की जाती हैं या फिर निर्वाचित की जाती हैं संसदीय समितियां। और संसदीय समितियों में जो अध्यक्ष होते, लोकसभा का अध्यक्ष और जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, इनके नाम निर्देशित की जाती है, यानी कि इनके नाम पर ये समितियां बनाई जाती हैं। और जो समितियां अपनी रिपोर्ट्स तैयार करती हैं, उन्हें लोकसभा के अध्यक्ष को या फिर राज्यसभा के अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंप देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। जो भारत की संसद है, पार्लियामेंट है, वह किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके ऊपर पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल रखती है। ऑप्शन ए संसदीय समितियों के माध्यम से, ऑप्शन बी विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से, ऑप्शन सी प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर, या फिर ऑप्शन डी कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य करके। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। संसदीय समितियों के माध्यम से जो पार्लियामेंट होती है, वह प्रशासन के ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखती है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संसद जो पार्लियामेंट होती है, वह संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। उसका एक उदाहरण है कि लोक वित्त पर नियंत्रण वह 3 समितियों के माध्यम से करती है। जो लोक वित्त होता है, पार्लियामेंट उसके ऊपर 3 तरीकों से अपना कंट्रोल बनाए रखती है, जो होता है फर्स्ट लोक लेखा समिति, सेकंड प्राक्कलन समिति, और थर्ड है आपका लोक उपक्रमों पर समितियां। यानी कि ये 3 टाइप की समितियां हैं। इनके द्वारा संसद लोक वित्त पर अपना कंट्रोल बनाए रखती है। भारतीय संविधान में संसदीय समितियों के बारे में विशेष रूप से कोई उपबंध नहीं है। ये जो समितियां बनाई गई हैं, यह एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए अपनी सुविधा अनुसार बनाई गई हैं। इनका संविधान में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी समिति है। यहाँ पर आपको 4 समितियों के नाम दिए गए हैं, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सबसे बड़ी समिति है। ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी सरकारी उपक्रम समिति, और ऑप्शन डी याचिका समिति, यानी कि कमेटी ऑन पिटिशंस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जो प्राक्कलन समिति होती है, वह सभी समितियों में सबसे बड़ी समिति मानी जाती है। आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। संसद का बहुत सा काम सभा की समितियों के द्वारा निपटाया जाता है। यहाँ पर बोला गया है कि जो प्राक्कलन समिति होती है, वो सबसे बड़ी समिति होती है, और संसद का जो अधिकतर काम होता है, वह सभा की समितियों के द्वारा निपटाया जाता है, जिन्हें आप संसदीय समितियाँ कहते हैं। संसदीय समितियों से तात्पर्य उस समिति से है जो सदन या सदनों के द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है। इसमें बोला गया है कि संसदीय समितियां उन्हें कहा जाता है जो संसद के जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा, इन दोनों के द्वारा नियुक्त की जाती है या फिर निर्वाचित की जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के द्वारा नाम निर्देशित की जाती है। यानी कि जो कमेटियां बनती हैं, वह लोकसभा के अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सभापति के द्वारा बनाई जाती हैं, इनके नाम के ऊपर बनाई जाती हैं, तथा अपना प्रतिवेदन सदन को या अध्यक्ष
सदन को या फिर अध्यक्ष या सभापति को प्रस्तुत करती हैं। जो समितियां होती हैं जो अपनी रिपोर्ट्स तैयार करती हैं, वह रिपोर्ट्स बनाने के बाद लोकसभा के अध्यक्ष को या फिर राज्यसभा के सभापति को वो रिपोर्ट पेश कर देती हैं, उन्हें प्रस्तुत कर देती हैं। अपनी प्रकृति के अनुसार संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो स्थायी समिति होती है और एक तदर्थ समिति होती है। जो संसदीय समितियां होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट परमानेंट समिति, स्थायी समिति, और सेकंड तदर्थ समिति यानी कि एडहॉक समिति। जो परमानेंट समिति होती हैं वो हर साल बनाई जाती हैं और टाइम टू टाइम भी बनाई जाती हैं, लेकिन जो एडहॉक समिति होती है, तदर्थ समितियाँ, वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती हैं और जब वो पर्पस कंप्लीट हो जाता है तो वो समितियाँ फिनिश कर दी जाती है, ख़त्म कर दी जाती हैं। लेकिन जो स्थायी समितियाँ होती हैं वो निरंतर चलती रहती हैं। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है लोक लेखा समिति के बारे में। लोक लेखा समिति दोनों सदनों के द्वारा निर्वाचित कुल 22 सदस्य इस समिति के सदस्य होते हैं। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के जो सदस्य होते हैं इनके द्वारा निर्वाचित इलेक्टेड कुल 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो लोक लेखा समिति के सदस्य बनते हैं, और जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। यह समिति भारत के विनियोग लेखा और उन पर नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यहाँ पर बोला गया है कि जो ये समिति होती है लोक लेखा समिति, यह भारत सरकार के विनियोग लेखा और उन पर नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। जो भारत सरकार के विनियोग लेखा होते हैं उसके ऊपर कैग की जो रिपोर्ट आती है उसकी जांच करती है लोक लेखा समिति, और इस समिति का जो टेन्योर होता है वो 1 साल का होता है। फिर नेक्स्ट ईयर यही समिति दूसरे रिपोर्ट के लिए बनाई जाती है। आगे है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, इस समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है, जिसमें से केवल लोकसभा के द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन, कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं वो सब प्राक्कलन समिति में बताया जाता है। और प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं, वो भी 30 सदस्य। आगे है सरकारी उपक्रम समिति। थर्ड नंबर पर है सरकारी उपक्रम समिति। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा के सदस्य और 7 राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं। इस समिति का कार्यकाल भी 1 साल का होता है और ये समिति सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच करती है, और यदि सरकार के उपक्रमों के संबंध में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की कोई रिपोर्ट होती है तो उसकी भी जांच करती है। जो सरकार के काम होते हैं उनके ऊपर अगर कैग की कोई रिपोर्ट आती है तो उसकी जांच भी करती हैं, और यह सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के संदर्भ में भी जांच करती है। यहाँ पर आपको एक नोट दिया गया है। उपयुक्त तीनों समितियाँ सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग है, यानी कि जो आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, सार्वजनिक व्यय पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसके ऊपर संसद का जो कंट्रोल होता है उन्हीं का अंग है ये समितियाँ। जबकि भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक संघ तथा राज्य दोनों के लेखाओं का परीक्षण का कार्य करता है। जो कैग होता है वह राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों की लेखाओं का परीक्षण करता है, जांच करता है। 4th नंबर पर है याचिका समिति। याचिका समिति के सदस्यों की संख्या लोकसभा में 15 होती है और राज्यसभा में 10 होती है, तो यानी कि इसकी जो टोटल सदस्य संख्या है वो है 25। इसके सदस्य अध्यक्ष या सभापति के द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। याचिका समिति में वो सदस्य होते हैं जिनका नाम लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के द्वारा लिया जाता है। इनका कार्यकाल नियत नहीं होता, इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। पुनः गठन किए जाने तक यह समिति बनी रहती है। इनका जो टेन्योर है वो फिक्स नहीं होता। जब तक नई समिति नहीं बनती तब तक पुरानी समिति चलती रहती है। इस समिति का कार्य लोकसभा और राज्यसभा को प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर विचार करना और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। लोकसभा और राज्यसभा को जो भी याचिकाएं दी जाती हैं उनके ऊपर विचार करना और अपनी रिपोर्ट तैयार करना, ये याचिका समिति का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है? भारत के पार्लियामेंट की जो सबसे बड़ी समिति होती है वो कौन सी होती है?
ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी लोक उपक्रम समिति और ऑप्शन डी याचिका समिति। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। प्राक्कलन समिति भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं और इनकी सदस्य संख्या 30 होती है, 30 होती है। और जो प्राक्कलन समिति होती है इसका टेन्योर 1 साल का होता है और ये सबसे बड़ी समिति, जितनी भी समितियाँ होती हैं उनमें सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति होती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? प्राक्कलन समिति का पूरा टेन्योर कितना होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए 2 साल का, ऑप्शन ए 1 साल का, ऑप्शन सी 3 साल का और ऑप्शन डी 4 साल का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। 1 साल का जो प्राक्कलन समिति होती है इसका टेन्योर 1 ईयर का होता है, 1 साल का होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी समिति है जिसके द्वारा पार्लियामेंट सार्वजनिक व्यय पर यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर पर कंट्रोल नहीं कर सकती है। ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन डी सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, कैग होता है, वह स्टेट्स और यूनियन दोनों की जो लोक लेखा होता है उसकी जांच करता है और रिपोर्ट तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है कि पार्लियामेंट की परमानेंट समिति संसद की स्थायी समिति में सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा के किस अनुपात में लिया गया है? पार्लियामेंट की जो परमानेंट समिति होती है, स्थायी समिति होती है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा के कितने कितने सदस्य लिए जाते हैं? ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन बी 3:1, ऑप्शन सी 4:1 और ऑप्शन डी दोनों सदनों में इक्वल दोनों सदनों में समान सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। संसद की पार्लियामेंट की जो परमानेंट समिति होती है उसमें 2:1 जो सदस्य होते हैं वो लिए जाते हैं, यानी कि 2:1 सदस्य लिए जाते हैं स्थायी समिति में, इस अनुपात में सदस्य लिए जाते हैं। आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संसदीय समितियों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है, जो मैंने आपको बताया था। फर्स्ट स्थायी समिति परमानेंट कमेटी और दूसरी होती है तदर्थ यानी कि एडहोक कमेटी। सदन विशेष की स्थायी समितियां तथा कुछ अपवाद स्वरूप कुछ विशिष्ट समितियां जैसे कि प्राक्कलन समिति को छोड़कर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली सभी स्थायी समितियों में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात क्रमशः 2:1 का होता है, 2:1 का होता है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि कुछ समितियां ऐसी हैं जिसका एग्जाम्पल है प्राक्कलन समिति। इनको छोड़कर संसद की जितनी भी समितियां होती हैं उसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्यों का अनुपात लिया जाता है, रेशो लिया जाता है, वो 2:1 लिया जाता है। प्राक्कलन समिति में जो सदस्य होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। फर्स्ट, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो लोक लेखा समिति होती है इनके अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड में बोला है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। तो आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि लोक लेखा समिति में उद्योग और जो व्यापार के व्यक्ति होते हैं ये सम्मिलित नहीं होते, इसलिए यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। आगे इसके ऑप्शंस देखेंगे। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है जिसमें ओनली 1 दिया गया है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लोक लेखा समिति का जो मुख्य कार्य होता है, प्रमुख कार्य होता है, वो भारत सरकार के विनियोग लेखाओं पर नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करना होता है। कैग जो रिपोर्ट तैयार करते हैं उसकी रिपोर्ट की जांच करने का कार्य होता है लोक लेखा समिति का। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं,
लोकसभा सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत के द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि इन्हें निर्वाचित किया जाता है। जबकि समिति में राज्यसभा के द्वारा 7 सदस्य चुने जाते हैं, सदस्य बाद में जुड़ जाते हैं। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर क्या बोला गया है कि कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जा सकता। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा परंपरा के अनुसार विपक्ष के किसी नेता को चुना जाता है। यहाँ पर क्या बोला गया है, जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं, इनके अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष चुनते हैं, वो भी विपक्ष के किसी नेता को। तो इसलिए आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, जिसमें बोला गया था कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा चुना जाता है, वो करेक्ट है। और यहाँ पर आपकी सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के अतिरिक्त उद्योग और व्यापार से जो संबंधित किसी बाहरी व्यक्ति को चुनने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा से और लोकसभा से ही चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। फर्स्ट, लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो संसदीय समितियां होती हैं, इसमें लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रमों की जो समिति होती है, इनके अंदर राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य होते हैं, जो 2:1 के रेशो में लिए जाते हैं। और जो प्राक्कलन समिति होती है, ये संसद की सबसे बड़ी समिति होती है और इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देश से कार्य करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि जो संसदीय कार्य मंत्रालय होते हैं वो संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देश पर, यानी कि इनके आदेश पर कार्य करते हैं, जो बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड में बोला है कि विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियां, परिषद, मंडल और आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। तो यहाँ पर आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी सही है, जिसमें आपके तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दी गई हैं। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। जबकि प्राक्कलन समिति या आकलन समिति भी कह सकते हैं, इसमें पूरा एस्टिमेट होता है। इसमें लोकसभा के सिर्फ 30 सदस्य होते हैं, और जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से नहीं होते। इसलिए आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। संसद के दोनों सदनों में सरकारी कार्यों को समन्वित करने और तत्संबंधी व्यवस्था की जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपी जाती है, जो कुल मिलाकर संसदीय कार्यों के मंत्रिमंडलीय के समग्र निर्देशन के अंडर में कार्य करती है। संसदीय कार्य मंत्रालय ही संसद के सदस्यों को भारत सरकार के द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में स्थापित समितियां, परिषदों, बोर्डों और आयोग आदि में मनोनीत करता है। इसलिए आपके तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या होता है। आपको बताना है कि जो पार्लियामेंट की लोक लेखा समिति होती है उसका काम क्या होता है। ऑप्शन ए, शासन के वित्तीय लेखा और विनियम तथा कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना, यानी कि कैग की रिपोर्ट का परीक्षण करना। इसके बाद है ऑप्शन बी, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के उच्च पदों पर नियुक्त करना। सार्वजनिक क्षेत्र की जो इकाइयां हैं इसकी उच्च पदों पर नियुक्त करना। सी, नीति के अनुसार वित्तीय प्रावधान का परीक्षण करना। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी कार्य लोक लेखा समिति का कार्य नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसमें दिया गया है कि शासन के जो वित्तीय लेखा होता है, यानी कि जो अकाउंट होता है वो, और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यानी कि जो कैग की रिपोर्ट होती है, उस कैग की रिपोर्ट की जांच करना, ये सभी कार्य लोक लेखा समिति के होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति होती है। जो पब्लिक अकाउंट्स होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। इनमें
लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, तो कुल मिलाकर इनके 22 सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य, जो इस समिति का एम होता है, वो व्यय के दुरुपयोग को रोकना और अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यानी कि जो भी जो एक्सपेंडिचर होता है, जो व्यय होता है, उसका मिसयूज़ ना हो, इन सभी के बारे में ये रिपोर्ट बताती है सदन को। और उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की भी सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी पाए जाते हैं। जो मिसयूज़ करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करती है ये समिति। यदि समिति सरकार के विनियोग और वित्त लेखाओं की जांच करती है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्यय का प्रतिपरीक्षण भी करती है, यानी कि उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग काम करती है। कैग जो रिपोर्ट देते हैं उसकी रिपोर्ट के अनुसार ये कार्य करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाने की प्रथा होती है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को ही प्रस्तुत की जाती है। यहाँ पर बोला गया है कि जो लोक लेखा समिति होती है, इनके अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा चुना जाता है, जो कि विपक्ष से चुना जाता है। और लोक लेखा समिति जो भी अपनी रिपोर्ट तैयार करती है उसे लोकसभा के अध्यक्ष को पेश करती है, प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन नंबर 10, सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है। यानी कि जो सार्वजनिक लेखा समिति होती है, लोक लेखा समिति, वो अपनी रिपोर्ट किसे पेश करती है? ऑप्शन ए संसद को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को और ऑप्शन डी वित्त मंत्री को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। सार्वजनिक लोक लेखा समिति, सार्वजनिक लेखा समिति जिसे आप लोक लेखा समिति कहते हैं, वह अपनी रिपोर्ट संसद में लोकसभा के अध्यक्ष को, स्पीकर को पेश करती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे पेश करती है? लोक लेखा समिति जो होती है वह अपनी रिपोर्ट तैयार करके किसको पेश करती है? ऑप्शन ए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, ऑप्शन बी लोकसभा के स्पीकर को, ऑप्शन सी संसदीय मामलों के मंत्री को और ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। लोकसभा के स्पीकर को पेश करती है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट। लोक लेखा समिति जो होती है वह पब्लिक अकाउंट पर कंट्रोल करती है और जो कैग होते हैं वह अपनी रिपोर्ट देते हैं। इनकी रिपोर्ट के अनुसार लोक लेखा समिति अपना कार्य करती है और फिर अपनी रिपोर्ट को लोकसभा के अध्यक्ष को सौंप देती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। लोकसभा के स्पीकर को लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट पेश करती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। सेम क्वेश्चन है जैसे भी आपसे पीछे पूछा था। लोक लेखा समिति की जो रिपोर्ट होती है वो किसे पेश की जाती है? ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति कार्यालय में, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय में और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री कार्यालय में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। लोकसभा में पेश की जाती है लोक लेखा समिति की रिपोर्ट। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, उनको लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट पेश करती है। क्वेश्चन नंबर 13, लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। जो लोक लेखा समिति होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, इसके अंदर कितने सदस्य होते हैं आपको बताना है। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दिया गया है और उसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए में 11 लोकसभा के सदस्य और 5 राज्यसभा के सदस्य, तो टोटल हुए 16 सदस्य, जो कि इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी 15 लोकसभा के सदस्य, 7 राज्यसभा के और टोटल 22, जो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, जिनकी कुल सदस्य संख्या होती है टोटल 22, और जो इनका रेशियो होता है वो 2:1 में लिया जाता है। या ये सदस्य होते हैं लोकसभा से और ये होते हैं राज्यसभा से। तो लोक लेखा समिति के कुल सदस्य 22 होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको लोक लेखा की संसदीय समिति के बारे में 3 कथन दिए गए हैं और आपको इनमें से बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। फर्स्ट, लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। जो लोक लेखा की संसदीय समिति होती है उसमें लोकसभा के मैक्सिमम 25 सदस्य होते हैं। सेकंड, सरकार के विनियोग और वित्त लेखाओं की जांच करती है, जो बिल्कुल करेक्ट है और आपके फर्स्ट भी करेक्ट है।
थर्ड में बोला है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है, कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। तो आपकी थर्ड पॉइंट भी करेक्ट है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, जिसमें तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो लोक लेखा संसदीय समिति होती है, इसमें लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्य लिए जा सकते हैं और ये सरकार के विनियोग और वित्त लेखाओं की जांच करती है और कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। तो यहाँ पर इसलिए आपके तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? जो लोक भारत की संसदीय समिति होती है, लोक लेखा समिति, इनके जो अध्यक्ष होते हैं उनको कौन मनोनीत करता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी राज्यसभा के सभापति। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को चुना जाता है, मनोनीत किया जाता है। और जो परंपरा चली आ रही है वो ये होती है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वह विपक्ष के किसी नेता को लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी गई हैं और एक साइड लिस्ट में आपको कुछ कमेटीज़ के नाम दिए गए हैं और दूसरी साइड लिस्ट में आपको ये बताया गया है कि जो ये कमेटियाँ हैं ये किस टाइप की कमेटी हैं। कमेटीज़ को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। तो आपको बताना है कि जो ये कमेटीज़ के नाम दिए गए हैं वो किस किस टाइप की कमेटी हैं। तो ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, जो लोक लेखा समिति होती है वो वित्तीय समिति होती है। ऑप्शन बी में दिया गया है याचिका समिति, याचिका जो समिति होती है वो कार्यकारी समिति होती है। और ऑप्शन सी स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त कमेटी जो होती है वो आपकी तदर्थ समिति होती है, एडहॉक समिति होती है। और ऑप्शन डी में दिया गया है विभागीय समिति, विभागीय समिति आपकी स्टैंडिंग कमेटी होती है जिसे आप ये स्थायी समिति भी कहते हैं। स्टैंडिंग कमेटी स्थायी समिति होती है। तो ये जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया ये करेक्ट है। इसको देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है। ये है आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, जिसमें आपको सारा सॉल्यूशन दिया गया है। लोक लेखा समिति वित्तीय समिति होती है, याचिका समिति कार्यकारी समिति होती है और स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त कमेटी आपकी तदर्थ समिति होती है और विभागीय समिति स्टैंडिंग समिति होती है जिसे आप हिंदी में स्थायी समिति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर आपको बताना है कि राज्यसभा के सदस्यों से संबंधित नहीं है। ये जो 3 टाइप की कमेटीज़ दी गई हैं, समितियाँ दी गई हैं, आपको बताना है कि इनमें से किस कमेटी में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। फर्स्ट पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसे आप लोक लेखा समिति कहते हैं, सेकंड एस्टिमेट कमेटी जिसे आप प्राक्कलन समिति कहते हैं और थर्ड में दिया गया है कि सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका स्टेटमेंट 2 है जिसमें दिया गया है एस्टिमेट कमेटी जिसे आप प्राक्कलन समिति कहते हैं। ये संसद की सबसे बड़ी समिति होती है और इसके अंदर लोकसभा के 30 मेंबर होते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो 30 होते हैं और इसमें राज्यसभा से एक भी सदस्य नहीं लिया जाता है। तो ये समिति जो होती है ये राज्यसभा के सदस्यों से संबंध नहीं रखती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। एस्टिमेट कमेटी राज्यसभा के सदस्यों से संबंध नहीं रखती है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्राक्कलन आकलन या फिर एस्टिमेट कमेटी जिसके 30 सदस्य होते हैं वो भी लोकसभा से लिए जाते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों का कोई संबंध नहीं होता है। जबकि लोक लेखा समिति जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है और सार्वजनिक उद्योग की कमेटी, इसमें 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं जो 2:1 के बेस पर लिए जाते हैं। और इसमें सरकारी आश्वासनों पर स्थायी समिति दोनों सदनों में पृथक रूप से गठित होती है, जिसमें लोकसभा समिति में 15 सदस्य और राज्यसभा की समिति में 10 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कमेटी ऐसी है जिसके अंदर राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता, यानी कि राज्यसभा का एक भी सदस्य इस कमेटी में नहीं होता है। ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, ऑप्शन सी आकलन समिति और ऑप्शन डी सरकार की आश्वासन समिति।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन सी जो आकलन समिति दी गई है, जिसे आप प्राक्कलन समिति भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे एस्टिमेट कमेटी बोला जाता है, इसके अंदर राज्यसभा का एक भी प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसके अंदर लोकसभा के सदस्य होते हैं और इसकी सदस्य संख्या होती है 30। लोकसभा के 30 सदस्यों से मिलकर बनती है प्राक्कलन समिति, जो संसद की सबसे बड़ी कमेटी बोली जाती है। इसके अंदर राज्यसभा का एक भी मेंबर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? जो प्राक्कलन समिति होती है, आकलन समिति, वह पार्लियामेंट के कौन से सदन के सदस्यों से बनाई जाती है? ऑप्शन ए दोनों सदनों के सदस्यों से, ऑप्शन बी राज्यसभा के सदस्यों से, ऑप्शन सी लोकसभा के सदस्यों से और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनती है प्राक्कलन समिति। इसमें लोकसभा से 30 मेंबर लिए जाते हैं, 30 मेंबर्स लिए जाते हैं प्राक्कलन समिति में, और यह संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? आपको बताना है कि जो वित्तीय समितियां होती हैं वो कौन सी समिति है। ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी लोक उपक्रम समिति और ऑप्शन डी संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते संबंधी संयुक्त समिति। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही उत्तर है। तो आप देखेंगे जो प्राक्कलन समिति होती है, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति, ये तीनों टाइप की समितियाँ जो होती हैं ये वित्तीय समितियाँ कहलाई जाती हैं, क्योंकि इनके अंदर में वित्त से रिलेटेड काम होता है, वित्त के ऊपर कार्य होता है, तो ये इसलिए वित्तीय समितियाँ कहलाई जाती हैं। लेकिन जो ऑप्शन डी है वो आपका इनकरेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है, जिसमें ए, बी और सी करेक्ट है। ऑप्शन डी आपकी जो डी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या दिया गया है। भारतीय संसद की वित्तीय स्थायी समितियाँ निम्न हैं। जो वित्तीय समिति होती है वो स्थायी समिति होती है और जो इस प्रकार से है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और ये 1 वर्ष के लिए बनाई जाती है। प्राक्कलन समिति जो होती है इसमें 30 सदस्य होते हैं, लोकसभा से लिए जाते हैं, ओनली लोकसभा से, राज्यसभा के सदस्य इसके अंदर नहीं होते हैं, और इसका टेन्योर 1 साल का होता है। और जो लोक सार्वजनिक लेखा समिति होती है, जिसे लोक लेखा समिति कहते हैं, उसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। इसका टेन्योर भी 1 साल का होता है, 1 साल का। और थर्ड पे दिया गया है कि लोक सार्वजनिक उपक्रम समिति, जिसके अंदर 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति की तरह ही, और 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं, और इसका टेन्योर भी 1 साल का होता है। तो जो आपको तीनों की तीनों समितियां दी गई हैं, तीनों का टेन्योर 1-1 साल का होता है। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसदीय वित्तीय समितियां हैं? आपको बताना है कि जो ये 3 टाइप की समितियों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सी वित्तीय समितियां हैं आपको बताना है। फर्स्ट सार्वजनिक लेखा समिति, सेकंड प्राक्कलन समिति, थर्ड सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तीनों की तीनों जो समितियां हैं वो तीनों की दोनों वित्तीय टाइप की समितियां होती हैं, और जो वित्तीय समिति होती है वो स्थायी समिति होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो तीनों टाइप की समितियां बताई गई हैं वो तीनों की तीनों वित्तीय समितियां होती हैं, और इन तीनों का जो टेन्योर होता है वो 1-1 साल का होता है। इन दोनों में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। इनकी कुल सदस्य संख्या 22 होती है, और जो प्राक्कलन समिति होती है इसकी कुल सदस्य संख्या 30 होती है, जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से लिए जाते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को सदस्यता नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी वैसे करेक्ट है। तीनों की तीनों टाइप की समितियाँ वित्तीय समितियाँ कहलाई जाती हैं, वित्तीय स्थायी समितियाँ कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा गया है कि संसद की स्थायी समिति नहीं है। ये जो 4 टाइप की आपको समिति दी गई है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कल्याण समिति, ऑप्शन डी सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो चारों के चारों ऑप्शंस दिए गए हैं वो बिल्कुल
करेक्ट है, यानी कि सभी की सभी समितियां जो हैं वो स्थायी समिति हैं, स्टैंडिंग कमेटी हैं। इनमें से कोई भी ऐसी समिति नहीं है जो स्थायी समिति ना हो। तो यहाँ पर इसलिए आपको कोई भी आंसर सही नहीं दिया गया है, क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन स्थायी समिति के अंडर में ही आते हैं। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो स्थायी समिति स्टैंडिंग कमेटी और सेकंड होती है तदर्थ यानी कि एडहॉक कमेटी। तो जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं वो चारों के चारों स्टैंडिंग कमेटी के हैं। स्थायी समितियों में तीन मुख्य प्रकार की जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसके अंदर जो मेन तीन समितियां होती हैं वो होती हैं, पहली आकलन समिति, प्राक्कलन समिति, सेकंड लोकलेखा समिति और थर्ड होती है उपक्रम समितियां। और जो अदर समितियां आती हैं लेकिन स्टैंडिंग समितियों के अंदर ही आती हैं, स्थायी समिति के अंदर ही आती हैं, उसमें है जांच समिति, सवीक्षण समिति, सदन के दिन प्रतिदिन की कार्यवाही से संबंधित समिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति, सदस्यों की सुविधाओं के प्रावधानों से संबंधित समिति। ये सभी आपकी स्थायी समितियां होती हैं। इसलिए जो आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं वो चारों के चारों आपके स्थायी समितियों के ही प्रकार हैं। इनमें से कोई भी समिति ऐसी नहीं है जो एडहॉक समिति हो। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से किसके ऊपर अभी तक संसद की कोई समिति नहीं बनाई गई है। ऑप्शन ए सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, ऑप्शन बी सरकारी आश्वासनों के बारे में, ऑप्शन सी आकलनों के बारे में और ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है जो वो बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में अभी तक कोई भी संसदीय समिति नहीं बनाई गई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संदर्भ में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट यदि कोई हो की जांच करती है तथा सार्वजनिक उद्यमों के प्रबंध और उनके कुशलतापूर्वक चलाए जाने की जांच करती है। तो जो आपकी सार्वजनिक उपक्रम समिति होती है वो सार्वजनिक उद्यमों के मैनेजमेंट के बारे में और उनकी जो कुशलता होती है, कुशलता वो ठीक से चलाए जाए, इनके बारे में जांच करती है। प्रत्येक सदन की सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति मंत्रियों के द्वारा सदन में दिए गए आश्वासनों, वादों और संकल्पों पर उनके कार्यान्वित होने तक नजर रखती है। संसद की प्राक्कलन समिति आकलनों की जांच करती है, मितव्ययिता और धन के व्यय पर निगरानी रखती है। तो जो आपको तीनों ऑप्शन दिए गए थे ए, बी और सी, इनके ऊपर समितियां बनाई गई हैं, लेकिन जो आपका ऑप्शन डी दिया गया है अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, इसके ऊपर कोई भी समिति नहीं बनाई गई है, बल्कि इसके लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है। तो जो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए संसदीय समितियां नहीं बनाई गई हैं, बल्कि इनके कल्याण के लिए एक आयोग बनाया गया है, आयोग का गठन किया गया है, एक कमीशन बनाया गया है, लेकिन कमेटी नहीं बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 24, रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है। आपको बताना है कि कौन जो रेलवे के अंचलों के लिए एक संसदीय समिति बनाई गई है, परामर्शदात्री समिति, इसका गठन किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी रेल मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन सी संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा और ऑप्शन डी परिवहन मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा रेलवे अंचलों के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया गया है जो है परामर्शदात्री समिति। संसदीय कार्य मंत्रालय रेलवे के प्रत्येक जोन के लिए एक सलाहकारी समिति का गठन किया गया है। इसमें संबंधित जोन की सीमा से चुने गए सांसद सदस्य होते हैं। इसमें बोला गया है कि जो इस समिति के सदस्य होते हैं वो जोन की सीमा से चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल हैं। आपको बताना है कि जो 2G स्पेक्ट्रम के मुद्दे पर कमेटी बनाई गई थी, संयुक्त संसदीय समिति, इसके अंदर राज्यसभा और लोकसभा से कितने कितने सदस्य लिए गए थे। ऑप्शन ए दोनों सदनों के प्रत्येक के 15 सदस्य, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से 15-15 सदस्य। ऑप्शन बी 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से। ऑप्शन सी 18 सदस्य लोकसभा के और 12 सदस्य राज्यसभा के। ऑप्शन डी 16 सदस्य लोकसभा के और
14 सदस्य राज्यसभा से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। जो 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे के ऊपर कमेटी बनाई गई थी, संयुक्त संसदीय कमेटी, इसके अंदर 20 सदस्य तो लोकसभा से लिए गए थे और 10 सदस्य राज्यसभा से लिए गए थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच करने के लिए संयुक्त संसदीय कमेटी बनाई गई थी, JPC। इसमें इसके प्रस्तावों को JPC के प्रस्ताव को लोकसभा के द्वारा 24 फरवरी 2011 और राज्यसभा के द्वारा 1 मार्च 2011 को पारित किया गया था। 4 मार्च 2011 को संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई थी और इस संसदीय समिति में कुल 30 सदस्य थे, जिसमें से 20 लोकसभा के सदस्य और 10 राज्यसभा के सदस्य थे। इस समिति के अध्यक्ष PC चाको थे और इसने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 2013 में तत्कालीन लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को सौंपी थी। यहाँ पर बोला गया है कि जो इस संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे वो PC चाको थे और इन्होंने उसी टाइम पर जो लोकसभा के अध्यक्ष थे मीरा कुमार, उनको अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। क्वेश्चन नंबर 26, 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने के लिए बनाई गई संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? 2G स्पेक्ट्रम की जांच करने के लिए जो संसद की संयुक्त समिति बनाई गई थी, इनके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मुरली मनोहर जोशी, ऑप्शन बी PC चाको, ऑप्शन सी AB वर्धन और ऑप्शन डी सीताराम येचुरी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, PC चाको। 2G स्पेक्ट्रम कांड के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, संसद की संयुक्त कमेटी, इनके अध्यक्ष PC चाको थे और इन्होंने अपनी रिपोर्ट उसी टाइम जो लोकसभा के अध्यक्ष थे मीरा कुमार, इनको सौंपी थी 2013 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 27, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान के द्वारा प्रदत्त हैं या फिर सदन द्वारा प्रत्यायोजित हैं, उनका कार्यपालिका के द्वारा इन प्रयोजनों डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर बोला गया है कि ऐसी कौन सी कमेटी है जो इस बात पर ध्यान रखती है कि जो भी कानून नियम बनाए गए हैं वह संविधान के द्वारा जो संसद को शक्तियाँ दी गई हैं उनके अंडर में ही बनाए जा रहे हैं, उनसे बाहर उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ऑप्शन ए सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, ऑप्शन बी अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, ऑप्शन सी नियम समिति और ऑप्शन डी कार्य सलाहकार बिजनेस एडवाइजरी समिति। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। अधीनस्थ विधान समिति जो होती है वो इस बात की समीक्षा करती है और सदन को भी सूचित करती है कि जो भी कानून वगैरह बनाए जा रहे हैं वह संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं उनके अंदर ही बनाए जा रहे हैं, उनका उचित प्रयोग करके बनाया जा रहे हैं, इनका कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं है, गलत प्रयोग नहीं किया गया है उन अधिकारों का। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अधीनस्थ या प्रत्यायोजित विधायन उन नियमों और विनियमों, उपनियमों और उपविधियों आदि को कहा जाता है जो संसद द्वारा किसी अधीनस्थ प्रत्यायोजित विधायी कृत्य के अनुसरण में निर्मित होती हैं। अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति, कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेचर, ही सदन को सूचित करती है कि प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग प्रत्यायोजन की परिधि के भीतर उचित रूप में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनः निरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करते या करती हैं? आपको बताना है कि ये जो 5 टाइप के नाम दिए गए हैं, आयोगों के नाम और समितियों के नाम, इनमें से कौन ऐसी समिति या आयोग है जो भारत के अंदर दूरसंचार, बीमा और विद्युत के जो क्षेत्र हैं इनमें स्वतंत्रता के नियामकों का जांच करती है? फर्स्ट में दिया गया है संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां, सेकंड संसद विभाग संबंधी समितियां, संबंधी स्थायी समिति, संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां, थर्ड वित्त आयोग, फोर्थ वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग और फिफ्थ नीति आयोग। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड दिया गया है। संसद के द्वारा जो तदर्थ समितियाँ होती हैं, एडहॉक समिति और संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समिति। एडहॉक समिति और स्टैंडिंग समितियाँ जो होती हैं वह भारत में
दूरसंचार, बीमा और विद्युत के जो क्षेत्र होते हैं इनके अंदर स्वतंत्र पूर्वक काम हो रहा है, इनकी जांच करती है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। भारत में दूरसंचार, बीमा और विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनः निरीक्षण संसद के द्वारा गठित तदर्थ समिति और संसदीय विभागों संबंधी स्थायी समितियां करती हैं। इनके पुनः निरीक्षण से वित्त आयोग, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग और नीति आयोग संबंधित नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे इस चैप्टर को यहीं पर फिनिश करते हैं। इसके अंदर इतने ही क्वेश्चंस थे और इसमें जितने भी क्वेश्चन थे उन्हें हमने अच्छे से डिटेल में एनालाइज किया है। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।